लिखता हूँ तो वो आ जाता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, अगर मैं cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने लगूं तो देखो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है इस तरह से, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। और किसका करूंगा, cos x स्क्वायर x का, और लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं dx। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है कि डी बाई डी एक्स लिखते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन लिखने का तरीका कि इस तरफ तो ऐसे एक सिंबल बनाते हैं और बाद में लिख देते हैं dx। मैं किसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, cos x स्क्वायर x का, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, प्लस सी। ये प्लस सी जो है ये अभी दिमाग में आपके आएगा दिवस, जैसे तुम भी पूछ रहे थे कि हर जगह प्लस सी लिखना जरूरी होता है क्या। तो मैं आपको ना लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा बताता हूँ कि जब भी कभी दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल वो होता है जिसका कोई मतलब शुरुआत और अंत नहीं होता। कि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब ये है कि बहुत सारी टर्म्स को ऐड करते चले जाना। तो कहाँ से शुरुआत करनी है एडिशन की और कहाँ पर आकर खत्म होना है, जिसमें मेरे को यही नहीं पता होता उसको मैं बोल देता हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो वहां पर हम प्लस सी लिख देते हैं, तो प्लस सी कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करना जरूरी है, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो फिजिक्स में हम करेंगे, फिजिक्स में कहीं पर भी इंडेफिनिट इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कहीं भी जरूरत पड़ेगी नहीं इंडेफिनिट की, हमेशा डेफिनिट इंटीग्रल ही यूज करना पड़ेगा। वहां पर सी नहीं लिखना पड़ेगा, वहां पर क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा अभी। फिलहाल तो मेरे फॉर्मूले लिखते हैं, हम 6 फॉर्मूले लास्ट क्लास में लिख चुके थे, 7वां फॉर्मूला ये है। 8वां फॉर्मूला देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। सर लास्ट क्लास में ना मेरे 3 से लेके 6 तक के फॉर्मूले मिस हो गए थे बिकॉज मैं लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गई थी एंड देन आई डिडंट सी द रिकॉर्डिंग बिकॉज यू डिडंट सेंड इट। आप एक बार वो भी करा दो। 1 मिनट, मैंने आगे के फॉर्मूले भेजने के लिए बोला था ना आपको। नहीं सर, आगे के नहीं, मेरे कल मतलब जो लास्ट क्लास में हुए थे वो भी मिस हो गए थे। आई कुडंट अभी बता, राइट डाउन। अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखिए ये फॉर्मूला नंबर 7 है, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। मैं इसको डिफरेंशिएशन से ही कंपेयर करके चल रहा था। फर्स्ट फॉर्मूला था, देखिए बेटा जिनकी भी पिछली क्लास मिस हो गई लिख लो फटाफट, 2 मिनट का काम है। अगर मान लो मेरे पास डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर एन का जब मैं डिफरेंशियल करता था तो इसका फॉर्मूला आता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसका उल्टा करता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा एक्स की पावर एन का, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सेकंड फॉर्मूला देखिए, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन का ये है। सेकंड फॉर्मूला देखिए कि जब मैं डी बाई डी एक्स करता था एक्स का, तो ये आता था वन। अब आप देखिएगा, अब अगर इसका उल्टा करा जाए, मतलब अगर वन का इंटीग्रल करा जाए, अगर इंटीग्रेशन करा जाए वन का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो कुल मिलाकर ये है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही कहलाता है इंटीग्रेशन। किस तरह से, हम ये देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैंने x का डिफरेंशियल करा तो आ गया वन। उल्टा देखो कि अगर मैं वन का इंटीग्रल करूंगा तो आएगा x। ये जो प्लस सी है इसको बस लिखते चलो, क्या मतलब है इसका जानने की अभी कोशिश मत करो, छोड़ दो। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला है वो देखिएगा, डिफरेंशियल का थर्ड फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर मैं log x का डिफरेंशियल करूंगा तो वो आ जाता है 1/x। तो उल्टा देखो 1/x का इंटीग्रल करेंगे, अगर मैं 1/x का इंटीग्रल करूंगा, इंटीग्रेशन करने का लिखने का तरीका है, मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ 1/x का, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बनाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा dx। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ये क्या हो जाएगा, log x। लास्ट में प्लस सी लिखना हमारा मजबूरी है, वो लिखेंगे हम। उसके बाद चौथा फॉर्मूला जो था डिफरेंशियल का वो था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जब मैं साइन एक्स का डिफरेंशियल लेता हूँ तो वो आता था कॉस एक्स। तो यहाँ फोर्थ फॉर्मूला देखिए
कि जब मैं cos x का इंटीग्रल लूंगा, सर सेकंड फॉर्मूले में हम 1 का इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हाँ बेटा 1 का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x। और इसको ना इस तरह से भी आप देख सकते हो कि 1 को क्या बोल सकता हूँ मैं 1 को बोल सकता हूँ बेटा x की पावर 0, तो x की पावर 0 का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 विच इज इक्वल टू x। समझ गए? तो इससे भी आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक, उसके बाद देखिएगा फिफ्थ जो फॉर्मूला है, पांचवा फॉर्मूला है d/dx ऑफ cos x। जब मैं cos x का डिफरेंशियल करता था तो वो आता था माइनस साइन एक्स। उल्टा कर दो कि अब अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रल करूं, तो यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पर साइन एक्स छोड़ दिया जाए तो नेगेटिव साइन इस तरफ चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस का cos x हो जाएगा। आप कहें कि नहीं जी मुझे तो माइनस साइन एक्स का ही इंटीग्रल करना है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल करोगे तो फिर वो cos x आएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं साइन एक्स का करना चाहता हूँ, तो फिर ये नेगेटिव साइन कहीं तो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। बताइए क्लियर है इतना? लक्ष्य, पार्थ, कनिष्क, दिवस, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। यस सर। अगला फॉर्मूला देखते हैं, छठा फॉर्मूला था d/dx ऑफ tan x। तो यहाँ आपका डिफरेंशियल का रिवीजन हो रहा है कि जब मैं tan x का डिफरेंशियल करता था तो ये आ जाता था बेटा sec स्क्वायर x। और उसी तरीके से अब अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करने लगूं, sec स्क्वायर x का अगर हम इंटीग्रल करने लगे तो वो आ जाएगा tan x और प्लस c। समझ गए? तो 6 फॉर्मूले तो ये हो गए जो लास्ट टाइम लिखे थे बेटा। 7वां फॉर्मूला ये लिख लो, चाहे पहले लिख लो चाहे उसके बाद लिख लो। उसके बाद 8वां फॉर्मूला देखना जरा। 8वां फॉर्मूला है d/dx ऑफ sec x। जब मैं sec x का डिफरेंशियल करता था तो वो आता था sec x tan x। सिमिलरली अगर मैं sec x tan x मतलब पूरे इस प्रोडक्ट का अगर मैं इंटीग्रल करूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, अगर मैं ये करूं तो ये मेरा आ जाएगा sec x। यश, मेरी आवाज आ रही है? यश और रोहन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनिएगा, इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं आएंगी समझ में, क्योंकि डिफरेंशिएशन की लगभग हम 3-4 क्लास ले चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं पिछली 3-4 क्लास के आपको वीडियोस भेजूंगा, आप एक बार देखना, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं और 2-3 रूल्स है। एक बार देखना, ये जो कमिंग संडे या परसों जो संडे आ रहा है उसमें बैठकर 3-4 आप क्लासेस उसकी देख लेना आराम से, सिर्फ आपको देखने मात्र से ही समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर फिर भी डाउट आते हैं तो मैं आपकी दोनों की अलग से क्लास लेकर समझा दूंगा डिफरेंशिएशन की। ठीक है, लेकिन एक बार पहले देख लेना। तो मैं ग्रुप पर ना भेजकर मैं इंडिविजुअली आप दोनों को भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, चले आगे। अरे सुन लिया दोनों ने, रोहन और यश? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 8 फॉर्मूले, ये हो गए। फिर लिखते हैं 9वां फॉर्मूला। 9वां फॉर्मूला है cosec x का। सर हाँ जी बताइए, सर बैकलॉग क्लास तो लोगे आप? क्या हो गया? बैकलॉग क्लास। हाँ मैं बता रहा हूँ, पुरानी जो बैकलॉग हुआ है ना आपका, मैं उसकी क्लास आपकी ले लूंगा। और अभी जैसे डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन पहले तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना, तो उसके लिए तो मैं आपको बता दूंगा, वो तो 2-3 या 4 वीडियोस होगी ज्यादा से ज्यादा, वो देख लेना। उसके अलावा जो आपका पहला चैप्टर छूटा है वो जब कराऊंगा बता दूंगा आपको, जून के मंथ में करा दूंगा उसको भी कंप्लीट। ठीक है। ठीक है हाँ, सर। और इस बैच में से भी जो रेगुलर बच्चे हैं उनमें से भी किसी को अगर करना हो वो डिवीजन तो बता देना मेरे को। मतलब मैंने अभी केवल एक ही चैप्टर करवाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला। पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर तो करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें से पूछा भी नहीं जाता। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने करा है। उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला ही चैप्टर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन,
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, फिर आपका काइनेमेटिक्स, ये जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं, ये करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जानना जरूरी है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, मैं ये बिठा रहा हूँ, अभी हमने 8 फॉर्मूले सभी ने नोट कर लिए, 8 बताइए, बिठा दूं इनको? यस सर। नहीं बिठा रहा हूँ। अब देखिएगा, 9th फॉर्मूला जो है, 9th जो फॉर्मूला है, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो जब हम कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल निकालते थे, तो ये था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो अब अगर इसका उल्टा करो, यानी कि इंटीग्रल निकालो इसका कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स और डी एक्स, तो ये नेगेटिव साइन इधर आ गया, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद अब एक फॉर्मूला है, अगला जो मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, इस पर स्टार मार्क कर लेना, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। तो 10th फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या होगा, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये है। और अब इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो टर्म है जो इधर आया है, अगर इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो तो ऑब्वियसली ए एक्स प्लस बी की पावर एन ही आएगा, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन लूँ तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, अगर इसका इंटीग्रेशन लें तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई ए और प्लस सी। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नोट कर लो इसको, समझाने का काम बस 5 मिनट बाद समझाता हूँ उसको कि क्या है, अभी सिर्फ नोट करिए इसे। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर का क्या आएगा? देखो मैं बता रहा हूँ, अभी इसको नोट करो, मैं 5 मिनट बाद समझाऊंगा इसको। अब 11th लिखिए, 11th में है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसको भी लिखो, इस पर भी स्टार मार्क कर रहे हैं, ये भी बताता हूँ, 5 मिनट रुको बस। ऐसे ही 11th वाला फॉर्मूला जो मैं इंटीग्रेशन का लिख रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन ऑफ, आप इस dx को बाद में लिखो, कभी कंफ्यूज हो जाओगे, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log ए एक्स प्लस बी और 1 अपॉन ए प्लस सी,
ये 11वां हो गया। 10वां 11वां बताता हूँ अभी क्या कहानी है इसकी। 12th देखते हैं। 12th है dy dx ऑफ e की पावर x। dy dx ऑफ e की पावर x। जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूँ, e जो है वो एक ऐसी टर्म होती है जैसे कि पाई होता है ना एक टर्म। तो हमेशा याद रखना कि अभी तक आप लोग 10th क्लास तक जो पढ़कर आए थे उसमें आपने ये देखा था कि पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है 22/7। वो बता देता हूँ कि पाई की फिक्स वैल्यू नहीं होती 22/7। वो एक अज्यूम्ड वैल्यू होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसी तरीके से ई भी एक टर्म होता है, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, और इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ई एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई इज फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ई की पावर एक्स का जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो ई की पावर एक्स ही आ जाता है। इसी तरीके से सीधी बात है, जब e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही आ गया, प्लस c लास्ट में हम लिख ही देते हैं। 13th लिखिएगा। 13th है, इस पर भी स्टार मार्क करो। dy dx ऑफ a की पावर x। जब पावर में x आ जाता था तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते थे, a की पावर x log a। इधर जो 13th है ये हो गया a की पावर x dx। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे a की पावर x अपॉन log a प्लस c। a की पावर x अपॉन log a प्लस c, बस जी। ये 13 लिखिए फॉर्मूले। अब इसके बाद में ये जो 3 फॉर्मूले मैंने मार्क करवाए हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मिटा दूं। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल क्या होगा। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल क्या होगा बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये मिटा दूं। यस सर। सबने नोट कर लिया इतना। यस सर। मैं 10th 11th और 12th 10th 11th और 13th मैं इस पर आता हूँ अभी। और उससे पहले दिवस तुम्हारा क्वेश्चन बताता हूँ कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल क्या होगा, उस पर भी आते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ पहले पूरा। अब हमारे पास ये 13 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, और इसमें जो मैंने आपको लिखवाया है 10th 11th और 13th, ये टेबल में यहाँ पर दे रखे थे बुक में, तो मैंने आपको लिखवा दिया, जबकि इसको रखने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तरीका बताऊंगा क्या है, बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका इंटीग्रल क्या होगा। कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन बोलो या कांस्टेंट नंबर बोलो एक ही बात है। हमने कहा कांस्टेंट क्या है, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो मैंने ये कहा कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन 4 dx, यही पूछ रहे थे बस। यस सर। अच्छा, तो ये 4 जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन में ट्रीट करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन में भी ट्रीट करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को अलग निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास ये होता था कि अगर कांस्टेंट टर्म अकेला लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन में तो मैं ये बोलता था कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या करूंगा मैं इसको, कि इसको 4 जो कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल दूंगा। बेटा ये ऐसा हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसे हो जाएगा ना। जब मैंने एक चीज कॉमन लेकर बाहर निकाल ली, तो जब 4 ही था यहाँ पर 4 बाहर निकाल लिया तो 1 बचा। 4 into 1 4, तो 4 बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा। अच्छा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। तो ये हो गया 4 into x और प्लस c कर देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए। यस सर। कोई भी कांस्टेंट टर्म है अगर उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो उसमें बस x मल्टीप्लाई कर दो, हो गया उसका इंटीग्रेशन। मान लीजिए 44 होता या 39 होता तो 39 का इंटीग्रल क्या होगा 39x। 1000 होगा तो 1000 का इंटीग्रल क्या होगा 1000x। ठीक है, तो ये हमको इस तरीके से करना होता है।
उसके बाद में आता हूँ जो फॉर्मूला नंबर 10 था। सर आज हमारा फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, मतलब एक छोटा सा टेस्ट हुआ था, तो अच्छा। उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो दो ऑप्शन थे करेक्ट, एक में लास्ट में प्लस सी लिखा हुआ था, एक में नहीं लिखा हुआ था। तो ठीक सर है, मैंने प्लस सी था वो क्लिक करा, लेकिन वो बाद में गलत हो गया था। है क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है? सर देखता हूँ, अगर होगा मेरे पास। अगर है आपके पास तो भेज दो मेरे को, या तो इस पर ही चैट पर भेज दो, और या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा हाथ के। चलिए, अब देखिए फॉर्मूला नंबर 10 जो था, इसमें सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन पर आता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब मुझे हर बच्चा ये बता दें कि इसमें एक फंक्शन है या दो फंक्शन है। कोई फंक्शन का फंक्शन भी दे रखा है क्या यहाँ पर? Yes, sir. बताइए क्या है? Sir, algebraic or exponential. अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर दे रखा है ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, तो जब पावर में एन दे रखा है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और अंदर दे रखा है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी क्या हो गया? ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल हो गया n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। ये तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने जो x की पावर n वाला होता है। x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस वन। यहाँ पर x क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये तो वो लग गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फॉर्मूला। और उसके बाद जब अंदर दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको फर्दर भी डिफरेंशिएट ना करूंगा। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो जब मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो और क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म तो ऐसे लिखा रहेगा n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि a एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, और वेरिएबल का डिफरेंशियल कर देंगे। x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1। तो ये हो गया a इंटू वन प्लस, बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा दो। b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो अकेला जो कांस्टेंट लिखा रहता है उसका डिफरेंशियल होता है 0। ये हो गया 0, तो a इंटू वन यानी कि a प्लस 0 यानी कि a, तो ये सिर्फ a ही बचा यहाँ पर, और a को मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस वजह से ये लिखा हुआ था n a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। फॉर्मूला नंबर 10 देख लो, यही लिखा हुआ है इसमें। समझ गए कि नहीं? पहले ये बताओ। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आप ये देखिए, अब इसी चीज को मैं अप्लाई करूंगा किसमें? ये मैं अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन में। तो देखो क्या करते हैं कि जब भी चेन रूल लगाया जाता है डिफरेंशिएशन में, तो पहले एक फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, और उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है उस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल जो आता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उल्टा है कि पहले एक फंक्शन, यानी कि पहले मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है, तो पहले मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूंगा। उसके बाद अगला फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करूंगा, इंटीग्रल नहीं करूंगा। एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करूंगा, और उसके डिफरेंशियल जो आएगा, डिफरेंशियल से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है। देखिए, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कर रखा है। वहां पर क्या करेंगे? उसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर देंगे। बस ये अंतर है, तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी मुश्किल नहीं है। देखो जरा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स, ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि एक तो मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है क्योंकि पावर में एन है, और अंदर दिखाई दे रहा है ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब x की पावर n होता है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये तो हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद डिवाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ गए? यहाँ पर क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी।
यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ गए? क्लियर है? तो Yes, जो sir. पहला फंक्शन नजर आता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है, तो जो पहला फंक्शन नजर आ रहा है पहले फंक्शन का तो इंटीग्रल ही करोगे, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, उस फंक्शन का आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे और मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देंगे। और लास्ट में आपको प्लस का सी लिखना ही है। इसकी कहानी बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा आराम से। अब देखिए ये तो हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और उसके बाद देखिएगा जब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी मैं कर चुका हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करके क्या आया था, ए आया था, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ क्या करेंगे ए से डिवाइड कर देंगे, दैट्स व्हाई ए यहाँ पर लिख दिया और प्लस सी। समझ गए? बताइए क्लियर है? विदुषी, पार्थ, लक्ष्य, कनिष्क, दिवस, Yes, sir. यस सर। अर्जुन, अंशित, अंश, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, रोहन और यश थोड़ा बहुत क्लियर है? यस सर। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। ये हमारा था फॉर्मूला नंबर 10, फिर देखते हैं फॉर्मूला नंबर 11। ठीक, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर करता हूँ स्टार्ट। चलिए जी अब फॉर्मूला नंबर 11 देखते हैं। 11 है, और अगर बच्चों आपको अगर ये फॉर्मूला नंबर 10 समझ में आ गया है तो 11 भी आपको बड़ा आसान लगेगा। ये मिटा रहा हूं मैं। फॉर्मूला नंबर 11 है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी देखिए फंक्शन का फंक्शन दे रखा है। अगर लॉग है एक फंक्शन तो ए एक्स प्लस बी है दूसरा फंक्शन। अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के आगे जो भी लिखा हुआ है लॉग उस चीज को लाकर डिनोमिनेटर में रख देता है। तो मैं ये कहूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो लॉग ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/ax प्लस बी। ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब जो भी अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशियल। अब ax प्लस बी का डिफरेंशियल मैं देख चुका हूँ, ax प्लस बी का डिफरेंशियल a आता है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना यहाँ पर, इस वजह से बेटा ये हो गया a अपॉन ax प्लस बी। समझ गए? क्योंकि डिवाइड ax ऑफ ax प्लस बी, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, a को अगर 1 अपॉन ax प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन ax प्लस बी ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? बता दीजिए। चुपके हो जाते हो, बताओ हाँ या ना, कुछ तो Sir, बोलो। clear है. यस सर क्लियर है। Yes, sir. तो दोबारा बता दूंगा, कुछ बोलते ही नहीं हो। इंटीग्रेशन है अब log ax प्लस बी का, अब इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो ये log हो गया और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो जब log का हम इंटीग्रल लेंगे, एक मिनट, इंटीग्रेशन नहीं है, ये नहीं था, इंटीग्रेशन था dx अपॉन ax प्लस बी। हाँ, क्योंकि log का तो इंटीग्रल होता ही नहीं है। तो ये था बेटा dx अपॉन ax प्लस बी। ठीक है, इसको क्या लिखो, पहले तो ऐसे लिखो 1 अपॉन ax प्लस बी और dx, ये है। तो अब आप ये जानते हैं कि मैं ये जानता हूं कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन x का, तो ये तो आ जाता है सीधा सीधा log x। ठीक है, लेकिन अब 1 अपॉन x नहीं है, अब है 1 अपॉन ax प्लस बी। तो 1 अपॉन ax प्लस बी का जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा log ax प्लस बी। ये तो log ax प्लस बी आ गया क्योंकि 1 अपॉन x का मैंने करा इंटीग्रल, लेकिन ax प्लस बी भी तो है। ये जो ax प्लस बी है ये तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना,
तो जब ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन मुझे दे रखा है तो मैं अब इस एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल करके और उससे जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड dx ऑफ ax प्लस b और लास्ट में प्लस c डिवाइड dx ऑफ ax प्लस b क्या आ गया था a आ गया था तो इसको डिवाइड करेंगे यानी कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो log ax प्लस b अपॉन a और प्लस का c बताइए जी क्लियर है इतना सभी को समझ में आ गया यस सर। Yes, sir. चलिए जी अब इसी तरीके से इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम ये कहेंगे कि जब मैंने डी बाई डी एक्स करा था ए की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल ए की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए सीधी सीधी बात है यहाँ लॉग ए मल्टीप्लाई हो रहा है वहां लॉग ए डिवाइड में चला जाएगा इंटीग्रल अगर करेंगे इंटीग्रेशन अगर करेंगे ए की पावर एक्स का तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए और प्लस का सी बताइए इसके लिए कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं बस ये समझिए कि ये क्या है ये कांस्टेंट टर्म है ना लॉग ए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है लॉग ए वो डिवाइड में चला जाएगा ठीक है ठीक है जी समझ में आ गया चलूं आगे यस सर। Yes, sir. चलिए जी अब इसके बाद में जरा देखेंगे कि जैसे हमने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले देखे थे उसके बाद हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो हमने देख लिए फॉर्मूले यही हैं इनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे देखिएगा अच्छा आप सभी लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले कल या परसों आपसे बात हुई थी तो मैथ्स की आपकी आज ना रात को मैं 9 बजे क्लास लूंगा मैथ्स की तो आप लोग सभी जितने भी बच्चे मैथ्स वाले हैं वो प्रिपेयर रहिएगा कि आज रात को 9 बजे आपकी मैथ्स की एक क्लास है ठीक है जिसमें मैं लीनियर इनइक्वालिटीज करवाऊंगा फंक्शंस नहीं करवाऊंगा लीनियर इनइक्वालिटीज करवाऊंगा अब ये सुन लिया सबने यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा चलो ठीक है इसका मतलब माइक काम कर रहा है मेरा चलिए यस सर। अच्छा सुन लिया चलो ठीक है ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है लक्ष्य आवाज आ रही है लक्ष्य है या नहीं है अच्छा आ रही है बड़ी देर में आ रही है सोसाइटी तुम्हारी बाजू में है ऐसे ही चिल्ला दूं तो आवाज पहुंच जाएगी नेटवर्क में पता नहीं क्या गड़बड़ रहती है अच्छा माइक की प्रॉब्लम है चलिए ठीक है लक्ष्य कोई दिक्कत आया करे तो पूछ लिया करो बीच में चलो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स और प्लस 1/x तो ये बोल रहे हैं कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स और प्लस 1/x को इसको इंटीग्रेट करना है तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करा जाएगा एक लंबी सी लाइन बनाकर ये जो बनाते हैं ना ये इंटीग्रेशन का सिंबल ये एक ऐसे लंबी सी लाइन बनाकर इसको हल्का सा यहाँ से घुमा दो हल्का सा यहाँ से घुमा दो ये इंटीग्रेशन का साइन बन गया और लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट के अंदर बंद करो और dx क्या होता है
कि जब ये अलग अलग वैल्यूज जो हैं, अलग अलग वैल्यूज जब ऐड हो रही होती हैं तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये है x की पावर 2, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर n वाला फंडा लगेगा यहाँ पर, तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, फिर बीच में बेटा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाइए बीच में। अब देखिएगा जो cos x होता है, cos x का इंटीग्रल याद रखना, cos x का डिफरेंशियल तो माइनस साइन x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रल प्लस का साइन x ही होता है। ठीक, तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस साइन लगा रहेगा, तो cos x का इंटीग्रल हो गया sin x प्लस 1/x, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log x, तो यहाँ लिख दो log x और प्लस c, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, x की पावर 2 + 1 मतलब x³ अपॉन 3 माइनस साइन x प्लस log x प्लस c। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लिया ये सी वाला सफिशिएंट है, उसके बाद करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस। और जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल ही मेरे काम की चीज है यहाँ पर। आप ये कहेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल तो पढ़ाया नहीं, अभी क्वेश्चन कहाँ से करूँ, उसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सारे फॉर्मूले इंडेफिनिट वाले हैं, बस एक मामूली सा चेंज है, वो बताता हूँ क्या है। आप लिखेंगे इवैल्यूएट इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट, एक लाइन खींचिए ऐसे, इधर से ऐसे मोड़ दो, इधर से ऐसे मोड़ दो, बन गया इंटीग्रेशन का साइन, sec स्क्वायर x dx। और ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, इस इंटीग्रेशन के सिंबल में नीचे की तरफ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 0, और बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है π/6, π/6। अब एक बात सभी को बता देता हूँ कि हम लोग मैथ्स में एक चीज कर चुके हैं कि ये जो पाई होता है ना, ये रेडियन मेजर होता है, और एंगल के केस में, एंगल के केस में पाई रेडियन मेजर होता है और पाई होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर π/6 लिखा हुआ है तो यानी कि 180/6 लिखा हुआ है, 180/6 का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई सर ना एक सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पाई का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री, तो 180/6 हो गया 30 डिग्री। ये मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले ही जो चैप्टर था इसमें फिजिक्स में बताया था। देखिए अब ये जो 0 से π/6 लिखा हुआ है इसकी टेंशन मत लो, ठीक। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल बताओ क्या होता है, बताइए। 10x. 10x होता है, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 10x और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, और वो करने के बाद में आप यहाँ पर लिखोगे 0, ये जो लोअर लिमिट कहलाती है इंटीग्रेशन के सिंबल में जो नीचे लिखा रहता है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा रहता है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। पाई का मतलब 180/6 हो गया 30 डिग्री, तो अपर लिमिट यहाँ लिखोगे, लिख दो 30 डिग्री, यहाँ लिख दिया 0, 0 मतलब 0 डिग्री, यहाँ लिख दिया 30, 30 मतलब 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये जो tan x है ना, इसमें x की जगह पहले तो डालो 30 डिग्री, ये हो गया tan 30 डिग्री, बीच में लगाओ माइनस का साइन, अब डालो 0 डिग्री, tan 0 डिग्री। और आप एक नई चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने प्लस सी नहीं लिखा है। तो जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन में लिमिट्स दे रखी हो, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आपको sec स्क्वायर x को के छोटे 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 एलिमेंट्स को ऐड 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 करते चले जाना है, किसके बीच में 0 और π/6 के बीच में, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं, सबको आपको ऐड करना है, ठीक है। 30 डिग्री, बताइए क्या आस्था क्या पूछ रहे हो? सर हमने यहाँ पे 30 क्यों लिया? 30 डिग्री इसलिए क्योंकि ऊपर π/6 लिखा हुआ है, पाई का मतलब 180, 180/6 कितना हो गया 30 हो गया ना, ओके। इसलिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वही है 10-12 जो आपको लिखवाए हैं,
तो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में पहले अपर लिमिट डाल देंगे वेरिएबल की जगह x की जगह, और फिर लोअर लिमिट डाल देंगे x की जगह और बीच में लगा देंगे माइनस का साइन, tan 30 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री, इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/√3 और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आपका 1/√3 आ गया। समझ गए सभी बच्चों को? क्लियर है? Yes, sir. अंशित बताइए, क्लियर है? अंशित, अंश, अर्जुन, Yes, sir. क्लियर है? अर्जुन, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फिर से डेफिनेट इंटीग्रल का। तो डेफिनेट इंटीग्रल का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of find the value of integration r to infinity कैपिटल R, इधर लिखा है लोअर लिमिट में कैपिटल R और अपर लिमिट में लिख दिया इंफिनिटी, ठीक है। R टू इंफिनिटी G कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और लिखा हुआ है वेयर capital G, capital M and small m are constants। ये constants हैं। मैं जानता हूँ कि जो ये constants होते हैं इनको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी gmm, और ये जो x स्क्वायर है इसको ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। gmm ये तीनों कांस्टेंट है, तीनों के तीनों को बाहर निकाल दो। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। नीचे आपने लिख दिया कैपिटल R लोअर लिमिट अपर लिमिट इंफिनिटी, और ये हो गया x की पावर -2 dx। x की पावर -2 dx में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, x की पावर n dx वाला। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है तो लास्ट में प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिखेंगे नीचे लोअर लिमिट और ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट, ठीक है। ये करने के बाद में इधर आ जाइए, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, x की पावर -2 + 1 का मतलब x की पावर -1, x की पावर -1 अपॉन में क्या है -1। लोअर लिमिट क्या है r और अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, ठीक है। अब ये जो -1 है इस -1 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि -1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो gmm अपॉन -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि -gmm लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दीजिए -gmm, और ये जो x की पावर -1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। यहाँ लिखिए r, यहाँ लिखिए इंफिनिटी -gmm। अब ब्रैकेट में क्या करना है मुझे, पहले वेरिएबल क्या है x है, तो पहले x की जगह डालूंगा इंफिनिटी, तो ये हो गया 1/इंफिनिटी -1/r। अब x की जगह डाल देंगे r। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, बताओ? सर यहाँ r रियल नंबर, क्या कह रहे हो? सर r यहाँ पर रियल नंबर है। नहीं, r रियल नंबर नहीं है।
अभी सोचो मत उसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। ये जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है ना, ये इनवर्स स्क्वायर रूट कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के दिए हैं यहाँ पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए इंटीग्रेशन को हमें अप्लाई कैसे करना है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आर रेडियस ऑफ अर्थ है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए अभी उन चीजों पर बताओ। इन्होंने बोल दिया कि ये तीनों कांस्टेंट है, इन्होंने भी नहीं समझाया उस चीज को, उसकी जरूरत अभी नहीं है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आराम से करते रहे। ठीक है? ओके सर। तो अब आप ये देखो, जब मैं जानता हूँ 1/0 को जब मैं इंफिनिटी बोलता हूँ। अच्छा, जीएमएम अंशित आप पूछ रहे हो कि जीएमएम नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव ऐसे हो गया कि ये नेगेटिव वाला टर्म है ना, अपॉन में -1, इसको मैंने बाहर ले लिया। तो बाहर ले लिया तो ये ऐसे हो जाएगा जीएमएम अपॉन -1। अगर इसको मैं -1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस साइन आ जाएगा। समझ गए? बताइए अंशित, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद देखते हैं कि 1/0 को जब मैं इंफिनिटी बोलता हूँ तो 1/∞ को मैं बोलूंगा 0 माइनस जी एम एम। ये ब्रैकेट में अब आ गया 0 और ये आ गया -1/r। 0 -1 बोलेंगे तो -1 होगा, 0 -2 बोलेंगे तो -2 होगा। 0 -1/r क्या हो जाएगा? -1/r। बेटा ये हो गया माइनस जी एम एम इंटू -1/r। जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो गया जी एम एम अपॉन आर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x f dx। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का साइन ये स्ट्रेट लाइन बनाकर जरा सा यहाँ से घुमा दो, जरा सा यहाँ से घुमा दो। यहाँ x है, यहाँ 0 है और यहाँ f dx, कॉमा find the value of integration 0 से x f dx where f is equal to kx, where f is equal to kx, comma k is a constant। ये दे रखा है। देखिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से x और f की जगह डाल देंगे kx। ये आ गया kx और इधर आ गया dx। बिकॉज k इज अ कांस्टेंट तो k को निकाल दो बाहर, के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से x dx। तो जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x इज लाइक x की पावर 1, तो k इंटू x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिखूंगा लोअर लिमिट 0 और यहाँ लिखूंगा अपर लिमिट x। ये हो गया k और ब्रैकेट में x² अपॉन 2 0 से x। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, जब मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर ले लिया, इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म है 2 मैं बाहर ले लूंगा। ये हो जाएगा k अपॉन 2। अब मेरे पास ब्रैकेट में केवल x² बचा और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x, तो k अपॉन 2। अब देखिएगा अपर लिमिट x है और यहाँ पर वेरिएबल भी x ही है,
तो x की जगह x डाल दो तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा सिंपली। माइनस लोअर लिमिट 0 है तो x वेरिएबल है तो x की जगह आप 0 डालो तो 0 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया तो फाइनली ये आ गया हाफ ax स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर? सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है तो बेटा इतना कर लीजिए बस आज आप। और मैं अगली जो फिजिक्स की क्लास होगी अगली फिजिक्स की क्लास में बहुत थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करेंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि इंटीग्रेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने बताया भी था आपको। डिफरेंशिएशन में जितनी मेहनत की जरूरत है इसमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे इसके इंटीग्रेशन के, और वो करने के बाद में मैं फिर सीधा मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो अगला नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूंगा। और आज शाम को जितने भी बच्चे हैं मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब 9 बजे आप आ जाना ऑनलाइन, और आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज वाला जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। हाँ बाय और सर। एक चीज और बता देता हूँ कि मैं ना पिछले 4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको भेज नहीं पाया, तो रिकॉर्डिंग सारी की सारी अपलोड हो गई है, अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी मेरे साइड से, तो मैं अपलोड मैं कर चुका हूँ उनको। बस उनके लिंक्स बनाकर मैं या तो रात तक भेज दूंगा या सुबह तक भेज दूंगा। ठीक है पर मैं भेज दूंगा, मतलब बहुत जल्दी भेज दूंगा। ठीक है ओके सर। चलिए जी ओके।